नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो सब। आज अपनी बायोलॉजी विषय की एक नई यूनिट अपन शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि अपने पहले की जो यूनिट थी ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट, वो कंप्लीट हो चुकी थी। आज अपन नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आनुवंशिकी। तो अपनी जो नई यूनिट रहेगी वो है आनुवंशिकी, यानी जिसको अपन बोल देते हैं जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स यूनिट है वो अपने ब्लूप्रिंट सिलेबस के अकॉर्डिंग 9 नंबर की यूनिट है। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी अपन बात करेंगे। यहां से आनुवंशिकी टोटल जो यूनिट है वो एग्जाम में 5 मार्क्स की आएगी। और 5 मार्क्स की बात अपन करें यदि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, तो यहां से एक जो क्वेश्चन आता है वो 3 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का आएगा। और 2 क्वेश्चन आएंगे वो 2 नंबर के, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे वो 1-1 नंबर के आएंगे। तो इस प्रकार टोटल 3 क्वेश्चन और 5 नंबर के आएंगे। ये अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आनुवंशिकी के बारे में पूरी की पूरी प्रोसेस है। अब आनुवंशिकी के बात करते हैं पूरी यूनिट की, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर आता है जिसके अपन बात कर रहे हैं कि वंशागति के आनुवंशिकी व वंशागति के नियम और प्रयोगों की अपन बात करेंगे। अपना चैप्टर नंबर है 35वां। और 35वें चैप्टर है वंशागति के अपन नियमों की बात करते हैं। तो आपको पता है कि अपने माइंड में आना है कि आनुवंशिकी के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने काफी एक्सपेरिमेंट किए थे, काफी नियम दिए थे, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसके अंतर्गत अपन वंशागति के जो आधार है, जो नियम है, यानी जेनेटिक्स जो जीनोमिक्स है, उसके तहत अपना 35वां चैप्टर होगा। उसमें सबसे पहले एक वर्ड आपको दिया हुआ वंशागति, यानी जिसको अपन बोल देते हैं आनुवंशिकता। क्या बोल देते हैं? आनुवंशिकता। या इसको अपन क्या बोल देते हैं? हेरिडिटी। तो आनुवंशिकता किसे कहते हैं? सबसे पहले तो देखिए, जनक होते हैं यानी अपने माता पिता होते हैं, उनके लक्षण आते हैं वो उनकी संततियों में आते हैं। अब उनकी संततियों में लक्षण आते हैं, जनकों के लक्षण आते हैं। तो अपन ने पढ़ा है कि 50-50% लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। यानी 50% लक्षण होते हैं वो पिता के होते हैं, 50% लक्षण होते हैं वो माता के होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि किसी में जो लक्षण है वो एक्सटर्नल दिखाई दे जाते हैं, किसी में इंटरनल होते हैं, वो एक अलग बात है। तो जनकों से संततियों में जो लक्षण आते हैं, तो जनकों से जब संततियां आती है तो उससे क्या होते हैं? गुणसूत्र। और गुणसूत्र में मान अपन बात करते हैं गुणसूत्रों के स्थानांतरण के तहत अपने में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी युग्मक और युग्मनज बनते हैं। तो नर और मादा 2 युग्मक हैं, एक युग्मक है नर और एक युग्मक है मादा। ये दोनों के निषेचन की प्रक्रिया से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। तो ये तो नर और मादा युग्मक हैं, इनसे क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। तो यहाँ विभाजन की प्रक्रिया कौन सी होनी है? अर्धसूत्री विभाजन होना है। मतलब आधे गुणसूत्र नए युग्मक पे स्थानांतरित होते हैं, आधे युग्मक मादा के होंगे। और किसका निर्माण करेंगे? युग्मनज का निर्माण करेंगे। इसका मतलब अगुणित, और ये अगुणित, तो ये क्या हो जाएगा? द्विगुणित होगा कि नहीं होगा? द्विगुणित हो जाएगा। यानी सीधी सीधी सी बात ये है कि ये 23 गुणसूत्र और ये 23 गुणसूत्र होते कितने? वैसे 46 गुणसूत्र होते हैं। तो आधे गुणसूत्र होंगे तो 23 इसके 23 इसके,
तो टोटल गुणसूत्र कितने हो गए? 46 हो गए, जिसमें आपको पता है कि एक जोड़ा होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है, जैसे मादा में होगा XX और नर में होगा XY होगा, और एक जोड़े को इसको छोड़ दें तो बाकी के जो 22 जोड़े बचेंगे एक युग्मक में, वो क्या होंगे? बिल्कुल सिमिलर होंगे, उसका लिंग निर्धारण में कोई क्या नहीं होगा? योगदान नहीं होगा। तो इस प्रकार से अपन आनुवंशिकता किसे कहेंगे? यानी जनकों से संततियों में जो आनुवंशिक पदार्थ है उनका स्थानांतरण और जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं उनका जो संयुक्त क्रम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता, वंशागति बोलते हैं। सीधी सी बात यह है कि जनकों के लक्षणों के संचरण की प्रक्रिया का अध्ययन आनुवंशिकता कहलाता है। और जब जनकों के लक्षण संततियों में जाएंगे तो सीधी सी बात है, क्या उत्पन्न होंगी? वेरिएशंस उत्पन्न होंगी, यानी विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। और विभिन्नताएं उत्पन्न होना एक जीव के विकास के लिए, एक जीव की लंबी आयु के लिए क्या होता है? बहुत ही जरूरी है। यानी बिना विभिन्नताओं के जो सर्वाइवल पीरियड होता है, जो जीवन क्षमता होता है, वो क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तो विभिन्नताएं होना बहुत ही जरूरी है। आनुवंशिकता जो शब्द था वो देने वाले साइंटिस्ट थे स्पेंसर। कौन से साइंटिस्ट थे? स्पेंसर थे। अब देखिए आनुवंशिकता की जब ये बात हुई तो आनुवंशिकता के बाद आती है आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। दोनों में अंतर ध्यान में जरूर रखना। कौन सी आती है? आनुवंशिकी। आनुवंशिकी यानी जिसको अपन क्या बोल देते हैं? जेनेटिक्स बोल देते हैं। तो जेनेटिक्स में क्या होगा? आनुवंशिकी के बारे में सबसे डीपली जो अध्ययन किए ग्रेगर जॉन मेंडल ने काफी समय तक अध्ययन किए, वो भी आगे अपन बात करेंगे। तो आनुवंशिकता का मतलब क्या हुआ? आनुवंशिकता की तो डेफिनेशन ये होगी कि जनकों से संततियों में जो लक्षण आते हैं और उन जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं उनका अध्ययन हो गया, आनुवंशिकता हो गया। अब आनुवंशिकी किसे कहेंगे? तो आनुवंशिकी विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किनका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाती है? आनुवंशिकी कहलाती है। तो आनुवंशिकी के अंतर्गत आनुवंशिकता का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। यानी कैसे लक्षणों का संचरण होता है, किस प्रकार से होता है, कौन कौन से लक्षण संचरित होते हैं, कौन से गुणसूत्र उन लक्षणों को संचित होने के लिए उनके लिए उत्तरदायी हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जो उन लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। तो वो महत्वपूर्ण बातें किसके अंतर्गत आ जाएंगी? आनुवंशिकी के अंतर्गत आ जाएंगी, यानी जेनेटिक्स के अंतर्गत आ जाएंगी। अब नेक्स्ट बात देखिए, आनुवंशिकी का जनक अपन किसे कहेंगे? आनुवंशिकी के जो जनक हैं वो माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। अब ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या कहा था? एक बात कही थी, हालांकि काफी प्रयोग किए थे, थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बता दूं। इनका जन्म हुआ था 1822 में हुआ था और ऑस्ट्रिया देश है। कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया देश की एक सिटी थी जिसका नाम था ब्रून सिटी, और ब्रून सिटी का एक गांव था जिसका नाम था सिल्सिया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया देश की एक सिटी थी जिसका नाम था ब्रून, और ब्रून सिटी का एक गांव था सिल्सिया, छोटा सा कस्बा था, उसके अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। आज के टाइम में ये जो ब्रून सिटी है ये चेक गणराज्य, चेकोस्लोवाकिया। कौन सा देश है? चेकोस्लोवाकिया। ये ब्रून सिटी आज के टाइम में वर्तमान में बात करते हैं तो चेकोस्लोवाकिया में है। और चेकोस्लोवाकिया का जो ये सिल्सिया आजकल उसको अपन मोरविया कहते हैं। क्या कह देते हैं? मोरविया कहते हैं। तो अपने आरबीसी के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये बात दी हुई है कि चेकोस्लोवाकिया के मोरविया कस्बे में जन्म किनका हुआ था? ग्रेगर जॉन मेंडल का हुआ था। लेकिन आपको एनसीईआरटी के अंतर्गत बात मिलेगी
तो ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के सिल्सिया प्रांत में क्या हुआ था, छोटे से कस्बे में क्या हुआ था, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 में जन्म हुए थे। 1884 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने लगभग एक ब्रून कस्बे में एक जो नेचुरल जो सोसाइटी थी ब्रून शहर की, वहां इन्होंने काफी समय तक काम किए। लगभग 30,000 मटर के पौधों पे इन्होंने वर्क किया था। और वहां पर भी सन 1857 से लेकर 1865 तक काफी एक्सपेरिमेंट किए, काफी कार्य किए। लगभग आप देख लीजिए एक 8 वर्ष का कार्य था ये। 8 वर्ष के इस कार्य में काफी एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने। और वहीं एक चर्च था, उस चर्च में ये पादरी के पद पर क्या हुए, नियुक्त थे। जैसे मंदिर में पुजारी होता है, मस्जिद में मौलाजी होते हैं, मौलवी होते हैं, वैसे चर्च का जो पद होता है वो पादरी कहलाता है। तो वहां पर ये क्या हुए, नियुक्त हुए। और यहाँ पर इन्होंने 8 वर्ष तक लगातार अपने एक्सपेरिमेंट किए। फिर जो ब्रून सोसाइटी थी, उस ब्रून सोसाइटी को जो अपने एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उन एक्सपेरिमेंटों को क्या किया, उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया, उनके सामने प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने के बाद एक उस समय पत्रिका निकलती थी संकरण के प्रयोगों के आधार पर। तो उस पत्रिका में 1866 में ये लेख हुए, वो क्या हुए, प्रकाशित हुए। जो संकरण से संबंधित एक पत्रिका का प्रकाशन होता था, उस पत्रिका में 1866 में इनके लेखों को क्या किया गया, प्रकाशन किया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये इस पत्रिका में ये मेंडल की असफलता का कारण भी रहा था कि जिस उस पत्रिका में इनके प्रकाशन हुआ, उस पत्रिका का क्या था कि जो डिस्ट्रीब्यूट एरिया था, जो वितरण एरिया था, वो काफी क्या था, लिमिट था, वो सीमित एरिया में था। अब यदि उसी समय, क्योंकि 1884 में लंबी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उस समय जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट कर दिए थे 1857 से 1865 के टाइम पे, वो उनके एक्सपेरिमेंट 1866 में भी क्या नहीं हो पाए थे, जनता के अंतर्गत और विभिन्न वैज्ञानिकों की निगरानी में नहीं आ पाए थे। उसका कारण था कि उन्होंने ये अपनी लेख तो प्रकाशित कर दिए, लेकिन उस समय क्या हुआ था कि ये जो पत्रिका थी, जो संकरण के प्रयोगों के आधार पर जो पत्रिका थी ब्रून सोसाइटी की, उस पत्रिका का जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया था, जो वितरण क्षेत्र था, वो बहुत ही क्या था, कम था। और एक दूसरा कारण ये था, जब ये लेख प्रकाशित हुआ और जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, उस समय अधिकांश वैज्ञानिक डार्विन की पुस्तक में क्या थे, व्यस्त थे। ठीक है, डार्विन की जो स्पीशीज पे आधारित जो हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज की जो बुक थी, वो उस पे क्या थे, वो व्यस्त थे, और व्यस्त होने के कारण इसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे। और तीसरा कारण ये भी रहा कि वैज्ञानिक तो थे, जब मेंडल अपने समय के महान, वो एक जब मैं आपको बता दूं कि जेनेटिक्स के महान ज्ञाता नहीं थे, उस समय उनकी मैथमेटिक्स के जो डाटा थे वो भी काफी हाई लेवल के थे। तो उन्होंने जो मैथमेटिक्स के डाटा नोटेड किए थे, उन्होंने जो लक्षणों को मैथमेटिक्स के बारकोड में नोटेड किया था, तो उस समय के वैज्ञानिक उनकी बातों को समझ ही नहीं पाए कि क्या लिखा जा रहा है, क्या लिखा हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण 2-3 बिंदु थे जो मेंडल को ये उस समय के प्रयोगों को नहीं समझा सके। उसके ठीक बाद जब अपन 66 की बात करते हैं, तो सन 1900 में, यानी लगभग आप ये मान लीजिए 34 वर्ष बाद 34 वर्ष बाद 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने, मेंडल ने उस समय जो एक्सपेरिमेंट किए थे अपने 8 वर्ष के, अपने एक बहुत ही बेहतरीन और प्रयोगात्मक कार्यकाल के समय, उन 8 वर्षों के प्रयोगों का अध्ययन किया। उनमें जिनको अपन बोल देते हैं मेंडेलवाद दिया था, उन्होंने क्या दिया था, मेंडेलवाद दिया था। और मेंडेलवाद के अंतर्गत 3 वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक कौन था, ह्यूगो डी व्रिज, एक थे कार्ल कोरेंस, और एक थे वॉन सेरेमैक।
ये जो वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंट्ज, वॉन सेरेमैक, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, और जो मेन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने मेंडल के जो ये नियम थे इनको दोबारा देखा। जो ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे इनको दोबारा अध्ययन किया। ठीक आप देख लीजिए 65 के बाद में, ठीक 34 वर्षों के बाद, सन 1900, तो इनको मेंडल के पुनर्खोजकर्ता कहा जाता है। मेंडलवाद के नियमों के प्रयोगों का क्या कहा जाता है? पुनर्खोजकर्ता भी नहीं कहा जाता है। तो इन्होंने तीनों वैज्ञानिकों ने दोबारा मेंडल के द्वारा किए हुए जो प्रयोग थे उन पे अध्ययन किया। तब जाकर के जो आनुवंशिकी की बात आई थी उसके ऊपर विस्तृत रूप से क्या हुए, रिसर्च हुए, और तब जाकर के उनके द्वारा किए गए जो अध्ययन थे उनको आज अपन पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान में आ सकता है कि मेंडल के प्रयोगों के पुनर्खोजकर्ता कौन थे? मेंडलवाद किन्होंने दिया था? तो मेंडलवाद देने वाले थे ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंट्ज और वॉन सेरेमैक। ये तीन महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। ठीक है, अब देखिए मेंडल ने तो प्रयोग कर दिए थे, लेकिन मेंडल ने कहा कि जो भी लक्षण होते हैं उन लक्षणों को निर्धारित करने के लिए एक आनुवंशिक तत्व होता है। कोई भी लक्षण देख लीजिए, जैसे अपनी आंखों का रंग क्या है? काला है, और कुछ व्यक्तियों में आंखों का रंग कैसा होता है? भूरा होता है कि नहीं होता है? और कुछ व्यक्तियों में आंखों का रंग है वो कैसा होता है? नीला होता है, मतलब कोर्निया का रंग। अब जब आंखों का रंग है, जैसे आंखों का रंग काला होता है अधिकांशतः, आंखों का रंग भूरा होता है, और आंखों का रंग कैसा होता है? नीला होता है। इन दोनों रंगों के ऊपर ये रंग क्या है? प्रभावी है कि नहीं है? अरे भाई प्रभावी है ना। तो प्रभावी है, तो प्रभावी होने के लिए कौन उत्तरदायी है? कोई ना कोई आनुवंशिक तत्व उत्तरदायी है। तो मेंडल ने क्या कहा कि किसी भी प्रकार का कोई भी लक्षण है, उस लक्षण को निर्धारित करने के लिए कोई ना कोई एक तत्व होता है जिसको अपन आनुवंशिक तत्व कहते हैं, वो उत्तरदायी होता है। हालांकि वो आनुवंशिक तत्व उनको कोरेंट्स दो थे। कौन से कोरेंट्स? कार्ल कोरेंट्स। कार्ल कोरेंट्स ने उन आनुवंशिक तत्वों को बाद में क्या नाम दे दिया? कारक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? कारक नाम दे दिया। इसका मतलब किसी भी आनुवंशिक लक्षण को निर्धारित करने के लिए क्या होते हैं? एक जोड़ी कारक पाए जाते हैं, और इन्हीं कारकों को आज के समय अपन क्या कह देते हैं? जीन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जीन कह देते हैं। और जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द देने वाले साइंटिस्ट थे जोहानसन। कौन थे? जोहानसन थे। देखिए पूरी की पूरी हिस्ट्री यही है। मेंडल आनुवंशिकी के जनक इन्हें कहा, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा। लेकिन आज के टाइम की जो अपन मॉडर्न जेनेटिक्स पढ़ते हैं, जिसको अपन बोलते हैं आधुनिक आनुवंशिकी, कौन सी आनुवंशिकी? आधुनिक आनुवंशिकी। इस आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? डब्ल्यू बेटसन है। कौन है? डब्ल्यू बेटसन। डब्ल्यू बोले तो विलियम बेटसन को कहा जाता है आधुनिक आनुवंशिकी के जनक। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आनुवंशिकी के जनक कौन है, तब आपका आंसर होना चाहिए ग्रेगर जॉन मेंडल। ध्यान रखना, आनुवंशिकी के जेनेटिक्स के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। लेकिन आधुनिक आनुवंशिकी की जब बात आएगी तो आपको लिखना आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? विलियम बेटसन है। कारक शब्द कोरेंट्स ने दिया था। मेंडल ने, अब बुकों में लिखा हुआ भी है कि भाई मेंडल ने कारक शब्द दिया था, हालांकि मेंडल ने केवल आनुवंशिक तत्व नाम दिया था। क्या नाम दिया था? आनुवंशिक तत्व नाम दिया था। फिर कोरेंट्स ने, क्योंकि मेंडल के नियम प्रयोगों पर पुनः अध्ययन किन्होंने किया था? कोरेंट्स, व्रीज, सेरेमैक ने किया था। अब इन्हीं कारकों को जीन नाम देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? जॉनसन थे। ये तो बात थी बेसिक। अब अपना क्वेश्चन कहां से आता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पे किए? पाइसम सेटाइवम पे किए। अरे भाई उद्यानी मटर पे किए थे कि नहीं किए थे? अब उन्होंने जब अपने प्रयोग किए थे तो माइंड में क्वेश्चन अपने यही आता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चूज क्यों किया? भाई बात तो वाजिब है कि भाई मटर का पौधा है उसको मेंडल ने सिलेक्ट क्यों किया था? तो देखिए क्वेश्चन आया हुआ भी एग्जाम में, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल ने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया?
मटर के पौधे का क्या है, पाइसम सेटाइवम का ही क्या किया उन्होंने, चयन किया। कौन से पौधे का किया, पाइसम सेटाइवम। अब क्यों किया, ये बात इंपॉर्टेंट है भाई। मेंडल क्या थे, चर्च में पादरी थे, तो वहां उन थोड़ी जगह पास में, चर्च के पास में जगह थी, उस जगह क्या कर दिए, बीज को बो दिए, मटर के बीजों को। अब उन्होंने देखा कि बीज तो मेरे पास थे वो एक समान थे, लेकिन वो कुछ मटर के पौधे थे वो लंबे हो गए थे, कुछ मटर के पौधे थे वो बोने हो गए थे। अब उन्होंने कहा ऐसा क्यों हुआ भाई, साइंटिस्ट थे तब उनके माइंड में ये बात आई। भाई अपन कहते हैं कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब नीचे गिरा, तो वो उन्होंने कहा कि सेब नीचे क्यों गिरा, क्योंकि उनकी थिंक थी, वो साइंटिस्ट थिंक थी। अपन वहां होते तो क्या होता, अपन तो खा सकते थे, अपन ये थोड़ी सोचते कि भाई ये क्यों गिरा, क्यों छोटे, क्यों बड़े। तो वो साइंटिस्ट थिंक थी उनकी। तो उन्होंने कहा कि प्रयोग के लिए ये जो मटर के बीज मैंने उपयोग में लिए हैं, पहले उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं प्रयोग कर रहा हूं, उन्हें तो बीजों को बो दिया था। तब उनके माइंड में आया कि कुछ बीज पौधे छोटे क्यों हो गए, कुछ पौधे बड़े क्यों हो गए, ठीक है, लंबापन और बोनापन। तो उन्होंने, अब बात यह आती है कि अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का बाद भी उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किए और प्रयोग किए। टोटल उन्होंने 34 जोड़ी लक्षणों पे, जो विपर्यासी लक्षण बोलते हैं अपन, उन पे काफी ही प्रयोग किए, और 34 में से लास्ट में 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया। ये ध्यान में रखना, प्रयोग कितने पे किए थे, 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पे प्रयोग किए थे, जिनमें से लास्ट में कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया था, 7 जोड़ी का किया था। 7 जोड़ी में मैं आपको आगे डिटेल से बता दूंगा, जैसे पौधे का लंबापन है, बोनापन है, बीज का कवच का रंग कैसा है, फली का रंग कैसा है, पुष्प की स्थिति कैसी है, पुष्प का रंग कैसा है, उस हिसाब से। तो सबसे पहले मटर के पौधे के चयन का आधार क्या था भाई, चयन का आधार क्या था। तो आधार की जब अपन बात करते हैं, सबसे पहले 1 नंबर का आधार तो यह है कि मटर का पौधा होता है वो द्विलिंगी होता है। क्या होता है, द्विलिंगी होता है। और द्विलिंगी होने का मतलब क्या है कि आसानी से उसमें क्या हो जाएगा भाई, स्वपरागण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वपरागण आसानी से हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। इसका मतलब, नेक्स्ट बात, आगे की बात, मटर के पौधे में आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, पर परागण करा सकते हैं। ये क्वेश्चन अपने आरबीएससी के एग्जाम में 2 बार आया हुआ है कि मटर के पौधे में पर परागण कैसे करवा सकते हैं। 2 विधियां हैं, एक विधि है विपुंसन, कौन सी विधि है, विपुंसन, और एक विधि है बोरा वस्त्राकरण। बोरा वस्त्राकरण, या अपन इसको बोल देते हैं बेगिंग। देखिए ये क्वेश्चन आया एग्जाम में 2 बार आ गया था। स्वपरागण तो इजीली होता है, लेकिन पर परागण अपन कैसे करवा सकते हैं, जैसे कि मान लो ये पौधा है मटर का, और इसके ये क्या है, परागकण, परागकोश है, परागकण है, और ये क्या है, वर्तिका है। अब देखिए यदि अपन इस पौधे को यूं ले रहे हैं, इस पौधे की ये क्या है, वर्तिका ग्रह है, और ये क्या है, परागकोश है, इसके अंतर्गत क्या है, परागकण है। विपुंसन वो होता है कि जब ये परागकोश में परागकण परिपक्व ही ना हो, क्या नहीं हो, परिपक्व ही ना हो, उससे पहले इस पौधे से इस परागकोश को चिमटी की सहायता से यदि अपन हटा दें, तो इसी पौधे के ये परागकण होंगे वो इसको क्या नहीं कर पाएंगे, परागित नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब अपन स्वपरागण तो इसका रोक दिया, और परपरागण के लिए किसी ओज गुणों युक्त मटर के पौधे के परागकणों को लेके अपन परपरागण करा सकते हैं। तो ये तो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, विपुंसन। बोरावस्त्राकरण क्या है कि जब मान लो ये परागकोश में परागकण क्या हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, तो इनको ऊपर से अपन किसी कपड़े से या थैली से क्या कर देंगे, कस करके बांध देंगे, जिससे परागकण इसको परागित नहीं कर पाएंगे। परागित नहीं कर पाएंगे तो क्या नहीं होगा, स्वपरागण नहीं हो पाएगा। आसानी से अपन क्या करवा देंगे, पर परागण करवा देंगे। ये 2 बिंदु हो गए। तीसरा है
कि मटर का पौधा है उसका जीवन काल बहुत ही कम होता है, 1 वर्ष में फल फूल सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और चौथा, कम स्थान पे अधिक संख्या में अपन पौध प्राप्त कर सकते हैं, जिससे अपन ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट उस पे कर सकते हैं। तो ये आनुवंशिकी का अपना टॉपिक था, इसका स्टार्ट बिंदु था। कल से अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।